Hello student, welcome you all. In previous class, we have already discussed about some basic concept of physics. Now we will discuss fundamental force in nature and four basic natural forces. तो आज इस क्लास में हम फंडामेंटल फोर्स इन नेचर के बारे में डिस्कस करेंगे, उनकी क्या इम्पोर्टेंस है और कौन कौन से बेसिक कंजर्वेशन लॉ हैं, कहाँ पे अप्लाई होते हैं, उनको डिस्कस करेंगे. There are four basic fundamental forces in nature. First one is gravitational force, second one is weak nuclear force, and the third one is electromagnetic force, and last one is strong nuclear force. तो ये चार फंडामेंटल फोर्स हैं: ग्रेविटेशनल फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स. इनकी रिलेटिव स्ट्रेंथ है ग्रेविटेशनल फोर्स रेशियो, वीक न्यूक्लियर फोर्स रेशियो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रेशियो, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इक्वल्स 1:10⁻25 रेशियो, 10⁻36 रेशियो, 10⁻38. मीन्स अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू 1 यूनिट है, 1 न्यूटन है, तो जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होगा वो 10⁻38 होगा न्यूटन. मतलब न्यूक्लियर फोर्स जो होगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपेरेबली 10⁻38 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है. और जो न्यूक्लियर फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कंपेरेबली 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है, 10⁻2 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है. तो सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और सबसे वीक फोर्स है वीक न्यूक्लियर फोर्स. इस यूनिवर्स में, नेचर में जो कुछ भी हमें दिख रहा है उन सबको गवर्न करने वाले यही चार फोर्स हैं. इन्हीं चार फोर्स की वजह से जो कुछ भी है वो हमें दिख रहा. तब एक एक के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? इट इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू मासेज. दो मास हैं, उन दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स एक्ट होता है. इसी फोर्स को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स. ये हमेशा ही अट्रैक्टिव नेचर का होता है और हर दो मास के बीच में एक्ट होता है. भले ही वो फोर्स सिग्निफिकेंट हो, मतलब ज़्यादा अमाउंट का हो या ना हो, इट डिपेंड्स ऑन मासेज ऑफ बोथ बॉडी. वी कैन कैलकुलेट स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स यूजिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की हेल्प से हम ग्रेविटेशनल फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है कैलकुलेट कर सकते हैं. जैसे कि अगर दो बॉडी हैं जिनके मास है m1 और m2 और उन दोनों के बीच की जो सेपरेशन है वो है r, तो उन दोनों बॉडी के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों बॉडी के मास के प्रोडक्ट पे और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम. मतलब F इक्वल्स G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, वेयर G इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. तो अगर दोनों बॉडी का मास जितना ही ज़्यादा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स उतना ही स्ट्रांग लगेगा, और दोनों बॉडी के बीच की डिस्टेंस जितनी ही ज़्यादा होगी ग्रेविटेशनल फोर्स उतना ही कम होगा. G जो है इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, जिसे हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं. इसकी वैल्यू थ्रू आउट यूनिवर्स कांस्टेंट होती है, इसीलिए इस लॉ का नाम है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. अब इस ग्रेविटेशनल फोर्स की क्या क्या प्रॉपर्टी है ये डिस्कस करते हैं. इट इज़ द वीकेस्ट फोर्स. तो ऊपर हमने रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स लिखा है, तो वहाँ तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि सबसे वीक फोर्स है. इट ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ. ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है. मतलब F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर. r इज द सेपरेशन बिटवीन बोथ मासेज. इफ वैल्यू ऑफ r इज इंक्रीजेज बाई 2 टाइम्स देन फोर्स विल डिक्रीजेज बाई 1/4 टाइम्स. दोनों बॉडी की बीच की डिस्टेंस अगर हम दोगुना कर दें तो जो फोर्स होगा इनिशियल वैल्यू का 1/4 हो जाएगा. F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर है. अगर दोनों मास के बीच की डिस्टेंस
अगर हम 3 टाइम्स कर दें तो जो फोर्स हो जाएगा तो 1/9 टाइम्स हो जाएगा, 3r का स्क्वायर हो जाएगा, तो इसलिए 1/9 टाइम्स हो जाएगा। तो ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। इट इज़ कंजर्वेटिव इन नेचर, कंजर्वेटिव फोर्स है। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में अगर किसी बॉडी को हम पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाएं और फिर वापस उसे पॉइंट बी से पॉइंट ए तक ला के रख दें, ऐसा करने का वर्क डन जो होगा वो 0 होगा, और इसीलिए हम इस फोर्स को बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स ऐसे फोर्स होते हैं जिनके थ्रू वर्क डन जो होता है वो कंप्लीट साइकिल के लिए 0 होता है। इसके बारे में डिटेल में हम आगे चल के पढ़ेंगे, जब वर्क एनर्जी चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे। बट फिलहाल यही समझ लो कि अगर कंप्लीट साइकिल में किसी फोर्स के थ्रू वर्क डन 0 हो जा रहा है तो ऐसे फोर्स को हम बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। ऐसे जो फोर्स होते हैं कंजर्वेटिव फोर्स, ये पाथ पे डिपेंडेंट नहीं होते, पाथ इंडिपेंडेंट होते हैं। किस पाथ से हम जा रहे हैं ये फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इट ओबे न्यूटन्स थर्ड लॉ। ये न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। इसका मतलब ये हुआ कि पहली बॉडी दूसरे बॉडी पे जितना फोर्स अप्लाई करेगी, दूसरी बॉडी भी पहली बॉडी पे सेम उतना ही फोर्स अप्लाई करेगी। जैसे अगर हम एक पेन लें और अर्थ के सरफेस की तरफ या एटमॉस्फेयर में हम उसे ऐसे ही रिलीज कर दें तो वो अर्थ के सरफेस की तरफ फॉल होगी हमेशा ही। मतलब अर्थ उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, फोर्स अप्लाई कर रही है। तो जितना फोर्स अर्थ अप्लाई कर रही है पेन पे, सेम उतना ही फोर्स पेन भी अप्लाई करेगा अर्थ पे। लेकिन पेन का मूवमेंट हमें ऑब्जर्व हो जा रहा है, दिख जा रहा है, बिकॉज पेन का जो मास है वो बहुत ही कम है, तो उसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग हम लिखते हैं F = ma, मतलब एक्सेलरेशन इक्वल्स फोर्स अपॉन मास। तो मास की वैल्यू अगर कम होगी तो एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। अर्थ का एक्सेलरेशन, अर्थ का मूवमेंट पेन की तरफ ही हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते। उसकी 2 वजह हैं। एक तो ये कि हम खुद अर्थ के सरफेस पे हैं, और दूसरी बात ये भी कि अर्थ का मास इतना ज़्यादा है कि उसका एक्सेलरेशन बहुत ही कम होगा। तो यही है, न्यूटन थर्ड लॉ को ये फॉलो करता है। मतलब एक बॉडी दूसरी बॉडी से जितने फोर्स से अट्रैक्ट होती है, दूसरी बॉडी भी पहली बॉडी से सेम उतने ही फोर्स से अट्रैक्ट होती है। अट्रैक्ट ही होती है, ऐसा क्यों बोला? बिकॉज ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होता है, कभी भी रिपल्सिव नेचर का नहीं होता। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इट इज़ अ लॉन्ग रेंज फोर्स। ये एक लॉन्ग रेंज फोर्स है, काफ़ी बड़ी डिस्टेंस तक काम करता है। ये करीब 10⁻18 मीटर तक की डिस्टेंस तक बिल्कुल सही काम करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो इन्वर्स स्क्वायर लॉ है इसकी वैलिडिटी जो है लगभग इतनी ही डिस्टेंस तक है। तो काफ़ी बड़ी डिस्टेंस है ये, इतनी डिस्टेंस तक काम करता है। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में यही है कि दो मास के बीच में लगने वाले अट्रैक्शन फोर्स को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। बाकी इसकी क्या इंपॉर्टेंस है वो अभी आगे चल के हम डिस्कस कर रहे हैं। सेकेंड नेचुरल फोर्स इज वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स इज द फोर्स that acts between electron and neutrino, and it will involve in the beta decay process of a nucleus. जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है हमारा, ये ग्रेविटेशनल फोर्स से स्ट्रांग होता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से वीक होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपेरेबली ये करीब 10⁻25 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है। ये केवल और केवल न्यूक्लियस के अंदर ही काम करता है, शॉर्ट रेंज फोर्स है। और न्यूक्लियस का जो साइज होता है वो करीब 1 फर्मी के ऑर्डर का होता है। 1 फर्मी का मतलब होता है 10⁻⁻15 मीटर। तो लगभग इतनी ही डिस्टेंस तक 1 फर्मी, 2 फर्मी, 3 फर्मी, तो कुछ फर्मी तक की ही डिस्टेंस पे ये काम करता है। वीक न्यूक्लियर फोर्स ये बीटा डीके प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। बीटा डीके एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है जिसमें कोई न्यूक्लियाई बीटा पार्टिकल इमिट करता है, बीटा डीके होता है उसे। इसके बारे में डिटेल में 12th क्लास में पढ़ोगे आप।
बीटा डी के भी दो टाइप का होता है, एक बीटा माइनस डी के होता है, एक बीटा प्लस डी के होता है, जिसमें न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन जो है या तो प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है या जो प्रोटॉन है वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है। जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है तो उस केस में इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है और एक और एलिमेंट्री पार्टिकल जो है जनरेट होता है जिसको हम बोलते हैं एंटी न्यूट्रिनो। यहाँ इस डायग्राम में आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि न्यूक्लियस से और न्यूक्लियस से बीटा पार्टिकल जो है इमिट हो रहा है, और जब बीटा डीके हो रहा है बीटा पार्टिकल इमिट हो रहा है तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है, साथ ही साथ एक इलेक्ट्रॉन भी इमिट हो रहा है और एक एंटी न्यूट्रिनो भी इमिट हो रहा है। सेम ऐसे ही बीटा प्लस डीके में भी होता है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल इमिट होता है और न्यूट्रिनो रिलीज होता है। न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो जो है ये चार्जलेस और मासलेस पार्टिकल होते हैं जो बीटा डी के प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। बीटा डी के प्रोसेस की वजह से ही न्यूक्लियाई से रेडिएशन रिलीज होती है। कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो रेडिएशन रिलीज करता है बीटा डी के प्रोसेस की वजह से होती है, और इस प्रॉपर्टी की वजह से उस रेडियो एक्टिव एलिमेंट का यूज हम मेडिकल डायग्नोसिस में करते हैं। तो मेडिकल डायग्नोसिस में जहाँ कहीं भी हम रेडियोथेरेपी के लिए यूज करते हैं या और भी कहीं, तो वहाँ पे बीटा डी के प्रोसेस की वजह से ही किसी न्यूक्लियाई से रेडिएशन का इमिशन होता है। तो ये इम्पोर्टेंस है वीक न्यूक्लियर फोर्स की। एक और बात है कि ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट क्यों हो जाता है और प्रोटॉन जो है न्यूट्रॉन में क्यों कन्वर्ट हो जाता है। न्यूक्लियस के अंदर जब बहुत सारे प्रोटॉन हो जाएंगे तो उनके बीच में कूलम्बिक रिपल्सन मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा वो बहुत ज़्यादा एक्ट होने लगेगा, और जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक लिमिट से ज़्यादा होने लगेगा प्रोटॉन एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करने लगेंगे। हालांकि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स उन्हें दूर नहीं जाने देगा, लेकिन फिर भी एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे एलिमेंट का जो न्यूक्लियाई है वो अनस्टेबल होने लगेगा, और इसी वजह से न्यूक्लियाई जो है उन प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में कन्वर्ट करता है और अपने आप को स्टेबल बनाता है। तो ये बीटा डी के प्रोसेस की इम्पॉर्टेंस है जहाँ पे कि वीक न्यूक्लियर फोर्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। नेक्स्ट फोर्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो दो चार्ज पार्टिकल के बीच में लगने वाले फोर्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। कोई भी दो चार्ज है वो एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या फिर एक दूसरे को रिपेल करते हैं। 10th क्लास में ही आपने पढ़ा होगा कि पॉजिटिव चार्ज, टू पॉजिटिव चार्ज और टू नेगेटिव चार्ज ऑलवेज रिपेल टू ईच अदर, या फिर लाइक चार्जेस रिपेल टू ईच अदर। वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव, इट मीन्स अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर। तो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू को हम कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग कूलॉम्स लॉ, एंड अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ the electrostatic force acting between two charge body, 2 point charges, is directly proportional to product of magnitude of both charges and inversely proportional to square of separation between them। तो जैसे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है ठीक वैसे ही ये भी लॉ है। कुछ डिफरेंस है, जैसे कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मास की वजह से अराइज होता है, जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है चार्ज की वजह से अराइज होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स के फॉर्मूले में जो कैपिटल जी लिखते हैं वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। जो वहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कैपिटल जी लिख रहे हैं उसकी वैल्यू थ्रू आउट यूनिवर्स जो है कांस्टेंट होती है, जबकि यहाँ पे जो हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के यूज कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू थ्रू आउट कांस्टेंट ही होती है। ये प्लेस टू प्लेस इसकी वैल्यू अलग अलग टाइप के मीडियम में चेंज हो जाती है। मैथमेटिकली अगर हम लिखें इस लॉ को, दो चार्ज हैं Q1 और Q2 और एक दूसरे से R सेपरेशन पे हैं, तो F इक्वल्स लिख सकते हैं हम K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर।
ये जो k है इसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, और इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट या फिर कूलॉम्स कांस्टेंट बोलते हैं। एसआई सिस्टम में एयर के लिए इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम्ब स्क्वायर। किसी और मीडियम में इसकी वैल्यू अलग होगी, जैसे मान लो 2 चार्ज लिए, हमने उनके बीच में कोई मीडियम चेंज कर दिया, मेटेलिक शीट रख दी, प्लास्टिक रख दिया, कुछ भी इस टाइप का मीडियम रख दिया, तो अब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा वो चेंज हो जाएगा, के की वैल्यू अलग हो जाएगी। दो चार्ज बॉडी के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है या नहीं लगता है, ये आपने फील किया होगा। बहुत सिंपल सी एक्टिविटी है, जैसे कि आप लेते हो कॉम्ब लेते हो, उसको बालों में रब कर देते हो, पेपर के पीस के पास ले जाते हो, जैसा डायग्राम में दिख रहा, तो उस पेपर के पीस को अट्रैक्ट करने लगता है। दिस इज़ ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से ऐसा हो रहा है। और भी आगे चल के हम डिस्कस करेंगे कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। अब इसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं। इट इज़ ए कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब क्या होता है, ये भी हमने अभी डिस्कस किया था, कि ऐसा फोर्स जिसके इन्फ्लुएंस में वर्क डन कंप्लीट साइकिल के लिए 0 होता है, तो ऐसे फोर्स को हम बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। तो एक कंजर्वेटिव फोर्स है। इट इज़ ए लॉन्ग रेंज फोर्स, काफ़ी डिस्टेंस तक ये भी काम करता है। और ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपेरेबली तो ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है, करीब 10⁻36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर। न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करता है, मतलब एक चार्ज दूसरे चार्ज पे जितना फोर्स अप्लाई करेगा, चाहे अट्रैक्टिव हो चाहे रिपल्सिव हो, दूसरा चार्ज भी सेम उतने ही अमाउंट का फोर्स अप्लाई करेगा, बट डायरेक्शन जो होगी वो अपोजिट हो। इट इज़ ए सेंट्रल फोर्स, मतलब एक चार्ज दूसरे चार्ज को हमेशा अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करेगा या फिर अपने सेंटर से दूर रिपेल करेगा, डिपेंड करता है कि उन पे किस टाइप का चार्ज है। ये अट्रैक्टिव टाइप का भी हो सकता है, रिपल्सिव टाइप का भी हो सकता है। ये बात तो हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस की थी कि अगर चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो वहाँ पे रिपल्सिव फोर्स एक्ट होगा, जबकि अगर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो वहाँ पे अट्रैक्टिव टाइप का फोर्स एक्ट होगा। लेकिन अगर एक चार्ज बॉडी है और एक न्यूट्रल बॉडी है तो उनके बीच में कोई फोर्स एक्ट नहीं होगा। तो ये था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में। इसकी क्या इंपॉर्टेंस है वो भी आगे चल के हम डिस्कस करें। फोर्थ फोर्स इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज द फोर्स विच बाइंड्स प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स इन न्यूक्लियस। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो 2 प्रोटॉन के बीच में या 2 न्यूट्रॉन के बीच में या फिर एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन के बीच में एक्ट होने वाला फोर्स है। ये अट्रैक्टिव नेचर का भी होता है, रिपल्सिव नेचर का भी होता है। इट डिपेंड्स ऑन कि व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। न्यूक्लियस के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं दैट इज़ न्यूक्लियॉन, उनके बीच की सेपरेशन क्या है। न्यूक्लियॉन का मतलब जो न्यूक्लियस के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं जैसे कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, तो इन दोनों को कलेक्टिवली हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन या फिर प्रोटॉन प्रोटॉन, इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, इस पे डिपेंडेंट है न्यूक्लियर फोर्स का नेचर। अगर इनके बीच की डिस्टेंस, 2 न्यूक्लियॉन के बीच की डिस्टेंस बहुत कम है तो जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है ये रिपल्सिव नेचर का हो जाएगा। अगर ये डिस्टेंस ज़्यादा हो गई, बढ़ने लगी, तो ये फोर्स जो है अट्रैक्टिव नेचर का होगा। और ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ही है जो न्यूक्लियस के एग्जिस्टेंस को मेंटेन रखता है। अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स नहीं होता तो न्यूक्लियस बनता ही नहीं। न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे प्रोटॉन होते हैं, हमने पढ़ा है अलग अलग टाइप के एलिमेंट जिनके एटॉमिक नंबर अलग अलग है, तो उनके एटॉमिक नंबर के इक्वल न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं। हमने ये भी पढ़ा है कि प्रोटॉन इज़ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, और 2 प्रोटॉन हमेशा एक दूसरे को रिपेल करेंगे, फिर भी वो न्यूक्लियस के अंदर एक दूसरे के पास है। ऐसा तभी पॉसिबल है जब उनको कोई बांधे रखे, उन्हें कोई जोड़े रखे।
तो उन्हें बांधे रखने के लिए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है। जैसा कि एनिमेशन में दिख रहा है कि जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो न्यूक्लियस के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को फोर्सिबली एक दूसरे से जोड़े रखता है, बांधे रखता है, इन्हें दूर नहीं जाने देता। और ये करीब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कंपेरेबली 100 टाइम्स स्ट्रॉन्ग है, 100 गुना ज़्यादा है। इसलिए प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में लगने वाला जो रिपल्सिव फोर्स है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं रह जाता। हाँ, एक बात है कि अगर प्रोटॉन के नंबर एक लिमिट से ज़्यादा हो जाते हैं तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के इफ़ेक्ट को थोड़ा कम कर देते हैं और इसी वजह से न्यूक्लियाई जो है वो अनस्टेबल होता है, जैसा कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट के केस में होता है। वहाँ प्रोटॉन के नंबर इतने ज़्यादा हो जाते हैं, कूलम्बिक रिपल्सन इतना बढ़ जाता है कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स उतना इफेक्टिव नहीं होता है, इसीलिए न्यूक्लियाई जो है वो टूटता है, रेडिएशन रिलीज करता है। तो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है जो न्यूक्लियॉन्स के बीच में एक्ट होता है, मतलब प्रोटॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में एक्ट होता है। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है हम वो डिस्कस कर लेते हैं। इट इज़ चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स, जैसे कि अभी बताया कि न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी एक्ट होता है, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी लगता है और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी एक्ट होता है। तो चार्ज पर डिपेंडेंट नहीं है, ये चार्ज से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इट इज़ ए नॉन सेंट्रल एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, नहीं ये सेंट्रल फोर्स है और नहीं ये कंजर्वेटिव फोर्स है। शॉर्ट रेंज फोर्स है, बहुत ही कम डिस्टेंस तक काम करता है। न्यूक्लियस के अंदर काम कर रहा है तो न्यूक्लियस का साइज ही होता है 10⁻⁻15 के ऑर्डर का, कुछ फर्मी के ऑर्डर का, तो कुछ फर्मी की डिस्टेंस पे ही काम करता है और डिस्टेंस के अकॉर्डिंग ही इस फोर्स का नेचर चेंज होता है। अगर डिस्टेंस बहुत कम है तो रिपल्सिव नेचर का हो जाएगा और डिस्टेंस ज़्यादा है तो अट्रैक्टिव नेचर का हो जाएगा, वो भी एक लिमिट तक। इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो नहीं करता है। कुछ और भी प्रॉपर्टी हैं जो आगे की आप 12th क्लास में जाओगे तो पढ़ोगे, जैसे कि स्क्रीनिंग इफेक्ट शो करता है, सैचुरेशन इफेक्ट शो करता है, मतलब कि एक न्यूक्लियन जो है केवल अपने आसपास वाले न्यूक्लियन से ही इंटरेक्ट करता है, किसी और से नहीं। तो ये सब था न्यूक्लियर फोर्स के बारे में। नाउ वी विल डिस्कस इम्पोर्टेंस ऑफ नेचुरल फोर्सेज इन नेचर। नेचर में ये जो 4 नेचुरल फोर्स हमने अभी पढ़े, इनकी इम्पोर्टेंस क्या है और कैसे ये रोल प्ले करते हैं, सब कुछ इन्हीं फोर्स से कैसे बना हुआ। तो सबसे पहले हम डिस्कशन कर रहे हैं न्यूक्लियर फोर्स के बारे में। तो 2 टाइप के न्यूक्लियर फोर्स हैं, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और दूसरा वीक न्यूक्लियर फोर्स। अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स नहीं होता, ऐसा इमेजिन कर लो आप, तो न्यूक्लियस बना ही नहीं होता। न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे प्रोटॉन एक साथ कलेक्टिवली इकट्ठा ही नहीं हो पाते, क्योंकि प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता, जिसकी वजह से वो रिपेल हो जाते, और रिपेल हो जाते तो न्यूक्लियस ही नहीं बनता। तो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की इम्पोर्टेंस है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, इन तीनों को जोड़े रखता, आपस में बांधे रखता, इन तीनों को ही एक साथ कलेक्ट रखता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस का एग्जिस्टेंस जो है मेंटेन। न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को यही डिसाइड करता है। अगर न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे प्रोटॉन हो गए तो वहाँ पे बीटी डीके प्रोसेस होती है और वो प्रोटॉन जो है न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाते हैं और न्यूक्लियाई जो है स्टेबल हो जाता है। तो ये दोनों ही न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स, ये न्यूक्लियस को बनाते हैं और उससे स्टेबल करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स नहीं होता तो आप इमेजिन कर सकते हो एटम ही नहीं बना होता, और एटम नहीं बना होता तो दुनिया में कुछ भी नहीं होता, क्योंकि हर चीज़ तो एटम से ही बनी है। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से ही ये जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, और तभी तो एटम बनेगा। एटम का सिंपल सा स्ट्रक्चर ही होता है कि उसके कोर में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो कंटिन्यूसली उसके चारों तरफ रिवॉल्व करता है।
तो इलेक्ट्रॉन को मूवमेंट करने की एनर्जी, या फिर इलेक्ट्रॉन जो है जो अपने न्यूक्लियस से बंधा हुआ है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से ही बंधा हुआ है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है नेगेटिव और न्यूक्लियस पे चार्ज है पॉजिटिव। तो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट से बाहर नहीं जाता आसानी से और चारों तरफ उसका रिवॉल्व करता रहता है, जिसकी वजह से एटम बन पाता है। हम किसी भी मटेरियल को देखते हैं तो उसमें ग्रुप ऑफ एटम हज़ारों लाखों, काउंटिंग नहीं है उनकी। एटम एक दूसरे से कंबाइंड है, एक दूसरे से जुड़े हुए। ऐसा इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से ही हो पाता है। एक एटम दूसरे एटम से इंटरेक्ट करता है क्योंकि एटम के अंदर चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, दूसरे एटम के अंदर भी। इनका आपस में इंटरेक्शन होता है, बॉन्डिंग होती है और इसी वजह से ग्रुप ऑफ एटम्स जो है एक दूसरे से जुड़ जाते हैं कलेक्टिवली, और इसी वजह से मास बनता। तो अगर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं होता तो ग्रुप ऑफ एटम्स एक दूसरे से जुड़ते ही नहीं, तो कोई मैटर नहीं बना होता। तो ये तीनों ही फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इन तीनों की ये इम्पोर्टेंस है। इस न्यूक्लियर फोर्स जो है ये न्यूक्लियस को बनाते हैं, उसे स्टेबल बनाते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये एटम को बनाता है और दो या दो से ज़्यादा एटम को एक दूसरे से जोड़े रखता है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इसकी क्या इम्पोर्टेंस है? तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसी की वजह से जितने भी प्लैनेट हैं ये सब सन के चारों तरफ या किसी स्टार के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं। अगर ये रिवॉल्व नहीं करते तो क्या होता? कोई भी प्लैनेट जो है वो कहीं भी रैंडम डायरेक्शन में मोशन करता रहता है। अभी तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही जो प्लैनेट है सन के चारों तरफ एक फिक्स पाथ पे रिवॉल्व करता रहता है, और उस प्लैनेट पे एनर्जी का जो मेन सोर्स है वो सन ही है। सन की लाइट से ही उस प्लैनेट पे एनर्जी मिलती है। अपने जूनियर क्लास में 10th क्लास में पढ़ा होगा, इस सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो सन ही नहीं, कोई भी स्टार अगर होता हमारे सोलर सिस्टम में तो हमारी अर्थ उसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रही होती। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो सपोज कर लो कि हमारी अर्थ प्लैनेट कहीं भी घूम रही होती रैंडमली, क्या पता किसी दूसरे प्लैनेट से जाके टकरा जाए, तो अर्थ के सरफेस पे कभी कोई लाइफ ही नहीं होती, या इन फ्यूचर कभी कोई लाइफ नहीं होती, क्योंकि वो जाके किसी स्टार से टकरा जाए, कहीं भी मूव कर जाए। अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो ये गैलेक्सी टाइप का कोई सिस्टम नहीं बनता कि एक फिक्स पाथ पे एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में प्लैनेट, प्लैनेटरी सिस्टम, सोलर सिस्टम ये सब मूवमेंट कर रहे होते। हमारी गैलेक्सी में बहुत सारे सोलर सिस्टम, तो ये सब एक दूसरे से टकराते नहीं हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, लेकिन उनके पाथ, उनके मोशन का तरीका है स्पेसिफिक है, जिससे कि एक दूसरे के बहुत पास नहीं जाते, एक दूसरे से बहुत दूर भी नहीं जाते। एक ऑप्टिमम सेपरेशन जो है मेंटेन है, एक फिक्स पाथ है उनका, और उसी पे वो आगे की तरफ बढ़ते रहते हैं, जिसकी वजह से इस यूनिवर्स का सिस्टम जो है वो बना हुआ है, एग्जिस्टेंस जो है मेंटेन्ड। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स का कंट्रीब्यूशन है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो इवन हम अर्थ के सरफेस पे रह भी नहीं पाते। ये ग्रेविटेशनल फोर्स ही है जो हमें अर्थ के सरफेस पे बांधे रखता है। इमेजिन कर लो कि एक फुटबॉल है और उस पर एक छोटा सा स्टोन रख के और उस फुटबॉल को रोटेट करो, तो जैसे ही रोटेट करोगे आप ये देखोगे कि जो स्टोन है वो बाहर की तरफ थ्रो हो गया। ऐसा इसलिए क्योंकि जो स्टोन है और फुटबॉल है उनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो जो स्टोन है और फुटबॉल है उनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो नेग्लेजिबल अमाउंट का है, इतना कम है कि फुटबॉल जो है वो अट्रैक्ट नहीं कर सकती स्टोन को, छोटे से भी स्टोन को, जिसकी वजह से वो
फ्लाई ऑफ हो जाएगा स्टोन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। तो ऐसा ही तो हमारे साथ भी है, अर्थ के सरफेस पे रहते हैं हम, हमें पता है कि अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट करती रहती है कॉन्टिन्यूसली, नहीं तो डे नाइट ही नहीं होता। तो अर्थ जब अपने एक्सिस पे कॉन्टिन्यूसली रोटेट करती रहती है तो हम भी फुटबॉल पे स्टोन की तरह फ्लाई ऑफ हो जाते स्पेस में, दूर चले जाते। लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा, हम अर्थ के सरफेस पे बने हुए हैं। दिस इज़ बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। वो ग्रेविटेशनल फोर्स ही है जो चीज़ों को अर्थ के सरफेस पे रखता है। ये इतना स्ट्रॉन्ग है कि अर्थ बहुत ज़्यादा स्पीड से रोटेट कर रही है, फिर भी हमें फील नहीं होता, पता नहीं चलता, और कोई भी चीज़ जो है वो हवा में ऐसे ही मूव नहीं कर जाती, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से थ्रो नहीं हो जाती। ये ग्रेविटेशनल फोर्स का कंट्रीब्यूशन है। तो यही थे 4 बेसिक नेचुरल फोर्स और नेचर में उनका क्या इम्पोर्टेंस हो। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो चारों फोर्स हैं, अगर ये नहीं होते तो नेचर में जैसा भी कुछ हम देख पा रहे हैं ऐसा नहीं होता, क्या पता हम ही नहीं होते। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट 4 बेसिक कंजर्वेशन लॉ। There are 4 basic conservation law in nature. First one is law of conservation of energy. Second one is law of conservation of linear momentum. Third one is law of conservation of angular momentum. And the last one is law of conservation of charge. तो चारों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं सबसे पहले। अकॉर्डिंग टू दिस, एनर्जी कैन नादर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व। तो 9th क्लास में ही आपने स्टेटमेंट पढ़ लिया होगा कि टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम और द यूनिवर्स इज ऑलवेज कांस्टेंट। वी कैन नॉट क्रिएट इट, कैन नॉट डिस्ट्रॉय इट, बट इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। टोटल एनर्जी को, कूल एनर्जी को ना तो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, ना ही हम इसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए यहाँ डायग्राम में दिख रहा है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में क्या होता है, कोई रिवर होती है, हम उस पर डैम बना देते हैं, मतलब एक ऊंचा बांध बना देते हैं, वाटर धीरे धीरे जो है स्टोर होता रहता है। वाटर नदी में जो मूवमेंट कर रहा था इनिशियली उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी थी। जब हमने डैम बना दिया तो वो काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे पोटेंशियल में कन्वर्ट होती गई, वाटर की हाइट जो है बढ़ती गई, वो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती जा रही है जैसे जैसे वाटर स्टोर हो रहा है। अब उस पानी को, उस वाटर को एक नैरो चैनल के थ्रू टरबाइन पे हम फॉल कराते हैं। टरबाइन एक सिंपल सा डिवाइस होता है, जैसे कूलर का ब्लेड होता है, बिल्कुल वैसे ही। आपने फील किया होगा कि तेज़ हवा चलती है तो कूलर अपने आप चलने लगता है, उसका फ़ैन जो है रोटेट होने लगता है। तो बिल्कुल ऐसे ही टरबाइन होता है, टरबाइन के ब्लेड होते हैं। जब उस पर वाटरफॉल होती है तो टरबाइन जो है रोटेट करने लगती है, और उससे जुड़ा हुआ होता है जनरेटर, अल्टरनेट करंट जनरेटर। जब रोटेशन होता है अल्टरनेट करंट जनरेटर के अंदर, आर्मेचर कॉइल मूवमेंट करती है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिनोमेना की वजह से वहाँ पे करंट जनरेट हो जाती है। तो हमने देखा कि वाटर के अंदर इनिशियली काइनेटिक एनर्जी थी, फिर धीरे धीरे वो पोटेंशियल में स्टोर होने लगी, फिर वाटरफॉल हुआ तो फिर से वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई। टरबाइन का ब्लेड मूवमेंट करने लगे, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हो गई। जनरेटर उस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया इलेक्ट्रिक एनर्जी में, और फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है सप्लाई होगी एक जगह से दूसरी जगह। अगर इस एनर्जी से हम हीटर चलाते हैं तो ये इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। हम कोई व्हीकल चलाते हैं, ट्रेन चलाते हैं, तो वो एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। हम कोई बल्ब जलाते हैं तो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो उस एनर्जी को किसी भी फॉर्म में
हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यही एनर्जी कंजर्वेशन है। एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र हो जाती है, बस फॉर्म चेंज हो जाता है, बट एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सेम ऐसे ही अगले फिगर में गिवन है विंड पावर प्लांट। विंड पावर प्लांट आपने देखा हो, नहीं तो पिक्चर में या टीवी में तो कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा, अगर रियल में नहीं देखा है तो। इसमें भी टरबाइन के ब्लेड होते हैं। ये जो ट्रायंगुलर फैन है, जब तेज़ हवा चलती है तो ये फ़ैन रोटेट करने लगते हैं, और इसके साथ ही बैक साइड में जनरेटर जुड़ा हुआ होता है। जब जनरेटर के अंदर आर्मेचर कॉइल का रोटेशन होता है, आर्मेचर कॉइल रोटेट करता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से करंट जनरेट हो जाती है। फिर इस करंट को हम एक जगह से दूसरी जगह तक सप्लाई कर देते हैं। और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं एनर्जी कंजर्वेशन के, जैसे एक सिंपल पेंडुलम ले लो आप। सिंपल पेंडुलम को हैंग कर दो और उसके अंदर जो मास अटैच होता है, जिसको हम बोलते हैं बॉब, उसको किसी भी एक साइड में, लेफ़्ट या राइट साइड में स्लाइटली डिस्प्लेस करके छोड़ दो। तब किसी भी एक साइड पे जब आपने डिस्प्लेस किया तो उसको एनर्जी दी, आपने वर्क किया। और जब एक साइड में डिस्प्लेस करोगे तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से, मीन पोजीशन से कुछ हाइट तक रेज कर जाएगा, तो उसके अंदर आ जाएगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और जैसे ही उस बॉब को रिलीज करोगे तो वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होने लगेगी काइनेटिक एनर्जी में। बार बार ये प्रोसेस होता रहेगा, काइनेटिक से पोटेंशियल, पोटेंशियल से काइनेटिक। तो एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती रहेगी, बट डिस्ट्रॉय नहीं होगी। हम उस फॉर्म को समझ पाएँ या नहीं पाएँ, बट वो कन्वर्ट ही होगी। हम एक्सट्रैक्ट कर पाएँ एनर्जी को या नहीं। जैसे सिंपल पेंडुलम है, जब हम एक बार उसे ऑसिलेट करा के छोड़ देते हैं तो देर तक वो ऑसिलेट करता रहता है, थोड़ी देर बाद स्टॉप हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि एनर्जी डिस्ट्रॉय हो, एक्चुअल में वो एनर्जी किसी और फॉर्म में कन्वर्ट होगी, हम उसको एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं। और कौन से फॉर्म में कन्वर्ट होगी? कई बार पेंडुलम मूवमेंट करता है तो उससे आवाज़ आती है, हल्की ही साउंड जनरेट होती है, तो वो एनर्जी साउंड एनर्जी में कन्वर्ट होगी। एनर्जी का कुछ पोर्शन वहाँ के जो एयर मॉलिक्यूल होंगे उनको डिस्प्लेस करने में खर्च हो गई होगी, कंज्यूम हो गई होगी, और वो एनर्जी उन एयर मॉलिक्यूल का टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया होगा, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है। हीट का जो ट्रांसपोर्ट अमाउंट है, हीट एनर्जी का जो ट्रांसपोर्ट अमाउंट है, भले ही वो बहुत ही कम अमाउंट का है, सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन फिर भी है एनर्जी का अमाउंट। बट अगर टोटल एनर्जी हम ऐसा कोई सिस्टम डिज़ाइन करें जिसमें हम एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर सकें, एग्जैक्टली हम पता लगा सकें कि कितने अमाउंट की एनर्जी जो है किस किस फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, तो हम ये देखेंगे, ये ऑब्जर्व करेंगे कि जो टोटल एनर्जी है सिस्टम की वो हमेशा कांस्टेंट है, केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो रही है। तो ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बेसिक कंजर्वेशन लॉ इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। According to law of conservation of linear momentum, if there is no external force applied on the system, then total momentum of the system remains constant or conserved. Momentum, 9th में ही पढ़ लिया होगा ये टर्म, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का स्टेटमेंट है कि अगर किसी सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई करें तो पूरे सिस्टम का जो मोमेंटम होगा वो कंजर्व रहेगा। मतलब मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहेगा। अगर एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा डिक्रीज होगा, दूसरा अगर इंक्रीज होगा तो पहला डिक्रीज होगा, बट ओवरऑल जो दोनों का प्रोडक्ट है वो हमेशा ही कांस्टेंट होगा। तो यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसको हम मैथमेटिकली लिख सकते हैं
जैसे हमने न्यूटन सेकेंड लॉ पढ़ा हुआ है कि F इक्वल्स फोर्स इक्वल्स चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो इफ़ F एक्सटर्नल इक्वल्स 0, अगर एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू 0 है, देन चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन इक्वल्स 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि चेंज इन मोमेंटम जो है 0 हो गया, मास और वेलोसिटी जो है इन दोनों की वैल्यू में जो वेरिएशन है वो 0 हो गया। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि मास और वेलोसिटी इन दोनों में से कोई भी नहीं बदला, या फिर एक बदला तो दूसरा भी बदल गया, एक हाफ हो गया तो दूसरा 2 गुना हो गया, जिससे कि ओवरऑल जो इफेक्ट होगा वो कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। मोमेंटम में चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब ये नहीं होता कि जो मास और वेलोसिटी है ये बिल्कुल भी नहीं बदले। हाँ, एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि मास और वेलोसिटी इन दोनों में से कोई नहीं बदला, लेकिन ऐसा भी पॉसिबल है कि मास 2 गुना हो गया तो वेलोसिटी हाफ हो गई। ऐसा भी पॉसिबल है कि मास हाफ हो गया तो वेलोसिटी 2 गुनी हो गई, बट ओवरऑल जो प्रोडक्ट होगा वो कांस्टेंट होगा। तो टोटल मोमेंटम कांस्टेंट होगा अगर फोर्स कांस्टेंट है। डेली लाइफ में हमें इसके क्या एग्जांपल देखने को मिलते हैं? 9th क्लास में बहुत सिंपल सा एग्जांपल ये आपने पढ़ा होगा, रिक्वायलिंग ऑफ गन। कैसे कोई गन जो है रिक्वायल हो जाती है, तो इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के बेसिस पे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। पूरे सिस्टम का जो मोमेंटम है वो कांस्टेंट होना चाहिए, इंक्लूडिंग जो गन है और हमारी जो बुलेट है, इन पूरे दोनों का जो मोमेंटम है वो इनिशियली और फाइनली कांस्टेंट है। इनिशियली बुलेट गन के अंदर है, मोशन नहीं हो रहा, तो इसका मोमेंटम 0 है, गन का भी मोमेंटम 0 है। जैसे हम बुलेट फायर करेंगे तो गन आगे की तरफ, बुलेट जो है आगे की तरफ बढ़ेगी, और जब बुलेट आगे की तरफ बढ़ेगी तो उसको बैलेंस करने के लिए गन जो है पीछे की डायरेक्शन में, उस पर एक जर्क लगता है। जितना मोमेंटम बुलेट का होता है सेम उतने अमाउंट का मोमेंटम गन का होता है, और इसी वजह से दोनों मोमेंटम एक दूसरे के जो अपोजिट हैं वो कैंसिल आउट हो जाते हैं, जिसकी वजह से टोटल मोमेंटम जो है पूरे सिस्टम का वो कांस्टेंट रह जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल है प्रिंसिपल ऑफ रॉकेट। रॉकेट का प्रिंसिपल जो है ये भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के ही बेसिस पे। कोई रॉकेट है जिसका मास इनिशियली m है और वेलोसिटी अगर v है, जैसे उसके अंदर से गैस इजेक्ट होने लगती है, जैसे जैसे रॉकेट ऊपर की तरफ बढ़ता जाता है उसकी स्पीड बढ़ती जाती है, क्योंकि जब गैस इजेक्ट हो रही है, फ्यूल बर्न हो रहा है रॉकेट के अंदर, तो धीरे धीरे उसका मास कम हो रहा है, और जब धीरे धीरे मास कम होगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट। मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। इन दोनों में से अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा जो होगा कम हो जाएगा, या फिर एक कम होगा तो दूसरा जो होगा बढ़ जाएगा। तो इसी प्रिंसिपल पे काम करता है रॉकेट। तो ये था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के बारे में। नेक्स्ट बेसिक कंजर्वेशन लॉ इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो जैसे हमने टर्म पढ़ा लीनियर मोमेंटम प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ठीक वैसे ही टर्म होता है एंगुलर मोमेंटम। जो काम मास का होता है लीनियर मोशन में, ट्रांसलेशनल मोशन में, सेम वही काम होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रोटेशनल मोशन में। मास का रोटेशनल एनालॉग होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसके बारे में डिटेल में आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे हम। और रोटेशन की वेलोसिटी को हम बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। तो मास का इक्विवेलेंट है इनर्शिया आई, और वेलोसिटी का इक्विवेलेंट है यहाँ पे ओमेगा। तो मोमेंटम लिख रहे थे हम मास इंटू वेलोसिटी, तो यहाँ पे हो जाएगा आई इंटू ओमेगा। तो इसी को हम बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। पहली बार आप पढ़ रहे हो यहाँ पे आज, लेकिन आगे की क्लासों में पढ़ोगे आप 11th में ही।
तो इस लॉ का स्टेटमेंट है कि इफ़ देयर इज़ नो एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई इन द सिस्टम देन टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व। अगर किसी सिस्टम पे हम कोई एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई नहीं करेंगे तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो हमेशा ही कांस्टेंट रहेगा, कंजर्व रहेगा। ये बिल्कुल वैसा ही स्टेटमेंट है जैसा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम था। जैसे ट्रांसलेशनल मोशन के लिए, लीनियर मोशन के लिए फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, ठीक वैसे ही रोटेशनल मोशन के लिए टॉर्क रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब फोर्स का इक्विवेलेंट होता है टॉर्क रोटेशनल मोशन में, मास का इक्विवेलेंट होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वेलोसिटी का इक्विवेलेंट होता है एंगुलर वेलोसिटी। तो बिल्कुल उसी के जैसा सिमिलर है ये लॉ कि अगर टॉर्क नहीं अप्लाई करोगे तो पूरे सिस्टम का जो एंगुलर मोमेंटम है मतलब I इंटू ओमेगा ये कांस्टेंट रहेगा। तो टॉर्क के लिए हम फॉर्मूला लिखते हैं, एंगुलर मोमेंटम में चेंज डिवाइडेड बाई टाइम टेकन, एंड इफ एक्सटर्नल टॉर्क इज 0 इट मीन्स चेंज इन एंगुलर मोमेंटम दैट इज I ओमेगा इक्वल्स 0। तो एंगुलर मोमेंटम मतलब I इंटू ओमेगा की जो वैल्यू होगी वो हमेशा कांस्टेंट होगी। अब इसको हम कैसे डेली लाइफ में अप्लाई करते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया वैसे तो हम आगे चल के पढ़ेंगे, रोटेशनल मोशन एक चैप्टर है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन वहाँ पे, बट यहाँ पे हम ये लॉ पढ़ रहे हैं तो थोड़ा बहुत हमें आइडिया होना चाहिए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। सिंपल सी बात ये समझो कि किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जितना ही ज़्यादा होगा वो सिस्टम उतना ही देर तक रोटेट करेगी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस बॉडी का ज़्यादा होता है जिस बॉडी में मास का डिस्ट्रीब्यूशन एक्सिस से दूर होता है। तो जैसे यहाँ डायग्राम में गिवन है कि 2 स्केट प्लेयर हैं जो अपनी जगह राउंड राउंड घूम रहे। प्लेयर 1 को देखो, फर्स्ट को, इसने अपने दोनों हाथ और एक पैर एक्सिस से दूर कर रखा है। एक्सिस मतलब जिसके अबाउट रोटेशन हो रहा है। तो जब एक्सिस से दूर कर रखा है तो अभी बताया मैंने कि मास का डिस्ट्रीब्यूशन, मास अगर एक्सिस से दूर है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है, और जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है तो एंगुलर वेलोसिटी जो होगी वो कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि I इंटू ओमेगा का प्रोडक्ट जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहना है इन एसेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल टॉर्क। अगर बाहर से कोई टॉर्क नहीं लगेगा तो I इंटू ओमेगा का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहेगा। एंगुलर मोमेंटम जिसको हम L से रिप्रेजेंट करते हैं ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। दूसरे वाले डायग्राम में देखो, दूसरे प्लेयर को, इसने अपने दोनों हाथ समेट लिए हैं और एक पैर भी दूसरे पैर के साथ चिपका लिया, उसे मिला लिया, जिससे कि मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक्सिस के पास है। तो ऐसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है कम होता है, और जब ऐसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी जो होगी वो बढ़ जाएगी, क्योंकि I इंटू ओमेगा का प्रोडक्ट जो है कांस्टेंट रहना है। अगर I कम होगा तो ओमेगा बढ़ेगा, तभी I और ओमेगा का प्रोडक्ट जो होगा कांस्टेंट होगा। अब कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है यहाँ पे, कोई अलग से इसे घुमाने वाला नहीं है इस प्लेयर को, ये अपने आप घूम रही है खुद की वजह से। तो एक्सटर्नल टॉर्क है ही नहीं, और जब एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है तो एंगुलर मोमेंटम मतलब L मतलब I ओमेगा जो है ये कांस्टेंट है। तो कोई भी प्लेयर जिसको राउंड राउंड घूमना होता है, अगर उसे अपनी स्पीड बढ़ानी होती है तो वो दोनों हाथ और पैर को समेट लेता है, जिससे कि एंगुलर वेलोसिटी जो है वो बढ़ जाती है, क्योंकि इनर्शिया कम हो गया। और जब स्पीड कम करनी होती है तो अपना एक पैर और हाथ वो फैला लेता है, जिससे मास जो है एक्सिस से दूर चला जाएगा, मास का डिस्ट्रीब्यूशन दूर हो जाएगा, इनर्शिया बढ़ जाएगा, तो एंगुलर वेलोसिटी जो होगी रिड्यूस हो जाएगी। तो ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे, और भी एग्जाम्पल हैं, बट अभी यहाँ पे केवल इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं हम,
तो यही डिस्कस कर रहे हैं। फोर्थ लॉ इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अकॉर्डिंग टू दिस, total charge of an isolated system or the universe is always constant. Means charge can neither be created nor be destroyed. नेट चार्ज को ना तो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, ना ही हम उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। एक बॉडी से दूसरी बॉडी को हम इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या फिर किसी आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब इसलिए लिखा हुआ है यहाँ पे टर्म आइसोलेटेड, कि अगर चार्ज बॉडी किसी दूसरी बॉडी से अगर टच हो जाती है तो चार्ज जो है एक बॉडी से दूसरी बॉडी को लीक कर जाता है। तो इसलिए हमने सिस्टम को आइसोलेट कर दिया, जिससे चार्ज जो है लीक न कर पाए। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग अगर कोई सिस्टम आइसोलेटेड है, किसी से दूसरी बॉडी से किसी भी तरीके का टच नहीं है, तो उस पूरे सिस्टम का जो चार्ज होगा वो हमेशा ही कांस्टेंट रहेगा। इसको समझ सकते हैं हम एक सिंपल एग्जांपल की हेल्प से। ये केमिकल इक्वेशन है, बहुत ही कॉमन है, अपने 10th क्लास में ही पढ़ा होगा। जैसे NaCl है, अगर इसका ब्रेकडाउन होता है तो ये Na प्लस और Cl माइनस में ब्रेक हो जाता है। इनिशियली जो रिएक्टेंट है NaCl, इस पर कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, और फाइनली जब ये ब्रेक हुआ है Na प्लस और Cl माइनस में, तो Na पे देखो +1 चार्ज है और Cl पे -1 चार्ज। तो अगर टोटल चार्ज की बात करें फाइनली, तो ये 0 आ गया, और इनिशियल चार्ज भी 0 ही था। मतलब इनिशियल चार्ज इक्वल्स फाइनल चार्ज, या फिर चार्ज ऑफ रिएक्टेंट इक्वल्स चार्ज ऑफ प्रोडक्ट। मतलब टोटल चार्ज कांस्टेंट है। तो यही तो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कि पूरे सिस्टम का, आइसोलेटेड सिस्टम का जो टोटल चार्ज होगा वो हमेशा ही कांस्टेंट होगा। नेट चार्ज को ना तो हम प्रोड्यूस कर सकते, नहीं हम उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस एक बॉडी से हम दूसरी बॉडी को ट्रांसफ़र कर सकते। चार्ज प्रोड्यूस किया जा सकता है, जैसे दो बॉडी आप रब करो एक दूसरे से, तो वहाँ पे चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा, लेकिन जितना पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा सेम उतने ही अमाउंट का नेगेटिव चार्ज भी प्रोड्यूस होगा। जैसे कि +5 यूनिट का चार्ज प्रोड्यूस हुआ है, तो साथ ही साथ ऑटोमेटिकली -5 यूनिट का भी चार्ज होगा, जिससे कि टोटल चार्ज जो होगा वो 0 आ जाएगा। टोटल चार्ज जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा, इनिशियल वैल्यू के इक्वल रहेगा। तो ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्जिंग कैसे होती है अभी ये इस यूनिट के सिलेबस में नहीं है, जब 12th में जाओगे तो वहाँ पर डिटेल में पढ़ोगे इस लॉ को कि कैसे ये अप्लाई होता है। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी मिलते हैं फिर जल्दी ही नेक्स्ट लेक्चर में।